हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मनोज कुमार। वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की तारीख है 3 मई 2022 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स, जो कि हिंदी में है ये सेशन। ठीक है, ये करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। आज हमारा पहला आर्टिकल है अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। देखिए अभी क्या हुआ है, अटल इनोवेशन मिशन जो है, जो कि आप सभी जानते हैं, अटल इनोवेशन ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 को इनोग्रेट किया है, उसका शुभारंभ किया है। अभी क्या है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो 2.0 उसका पहले चरण का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, ये याद रखिए, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 के पहले चरण का शुभारंभ हुआ है। जो कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज 1.0 था, वो कब लॉन्च किया गया था? ये 2018 में लॉन्च किया गया था। और जो कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 है, ये कब लॉन्च किया गया है? ये अभी 2022 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा से और चर्चा करते हैं। देखिए, जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज इनोवेशन मिशन है, वो नीति आयोग का एक कार्यक्रम है। ठीक है, ये क्योंकि जैसे ही अटल का कुछ नाम आ जाए तो सीधा उसे नीति आयोग से जोड़ दे, एक सिंपल फंडा है। ठीक है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो किया गया है, जो आपकी प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी से आधारित जो भी चीज़ें हैं उनको प्रोत्साहन देना है। प्रौद्योगिकी से आधारित चीज़ें जैसे कि इनोवेशन यानी कि नवाचारों की तलाश, चयन, उनका मतलब चयन करना, कलेक्शन एक तरह से। ठीक है, और उनका समर्थन करना, उन्हें सपोर्ट करना, इन चीज़ों को बढ़ावा देना है। ठीक है, जो ANIC है, हम इसे छोटे टाइप में, छोटी फॉर्म में बोलेंगे ANIC का जो प्रोटोटाइप का जो चरण नवाचारों की जो मांग करता है, वो उसमें क्या करना है कि 12 से 18 महीनों के दौरान जितने भी हमारे चयनित स्टार्टअप होंगे उनका कॉमर्शियलाइजेशन यानी कि व्यवसायीकरण चरण का एक पहला वो होगा, स्टेप होगा व्यवसायीकरण, यानी कि उनका कॉमर्शियलाइजेशन इसमें पहला स्टेप होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि जो भी आपके पास मौजूदा प्रौद्योगिकी है, यानी कि जो भी आपके पास मौजूदा टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर उत्पादों का निर्माण करना। कौन से उत्पादों का निर्माण करना? वे उत्पाद जो राष्ट्र के हित में हो, राष्ट्र के महत्व में हो, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के उत्पाद हो और सामाजिक प्रासंगिकता के हो, उनके उत्पादनों का उनका उत्पादन करना और उनको उत्पादन करके उनको यूज करके उनकी समस्याओं का हल करना। अब अगर भारत के संदर्भ में जो हमारे नए समाधान हैं, बाजार और उनके शुरुआती ग्राहकों को खोजने में मदद करना। ठीक है, ये इसका एक उद्देश्य रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। भारत के निरंतर विकास और वृद्धि है, तो जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, ऊर्जा, गतिशीलता, अंतरिक्ष आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचारों को प्रोत्साहित करना। इसका उद्देश्य क्या होगा कि भारत की वृद्धि के लिए आपकी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जल एवं स्वच्छता में, कृषि में, खाद्य प्रसंस्करण में, आवास में, ऊर्जा में, गतिशीलता में और अंतरिक्ष में, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनोवेशन को यानी कि नवाचारों को लाना, प्रोत्साहित करना, यानी कि इनोवेशन को आपका एनकरेज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमर्शियलाइजेशन वैली ऑफ डेथ। कॉमर्शियलाइजेशन वैली ऑफ डेथ का मतलब है अनुसंधान और व्यवसायीकरण के बीच में अंतर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसकी पहचान करने के साथ परीक्षण, पायलटिंग और बाजार निर्माण के लिए संसाधनों तक पहुंच से जुड़े जोखिमों पर नवोन्मेषकों को सहयोग प्रदान करना। ठीक है, इसमें जो कॉमर्शियलाइजेशन वाली डेट का जो कंसेप्ट ये क्या है कि अनुसंधान और व्यवसायीकरण के बीच का मतलब अंतर, इसकी पहचान करने के साथ साथ परीक्षण, पायलटिंग और बाजार निर्माण के लिए संसाधनों को जुटाना है और जो भी उसमें जोखिम है उन जोखिमों को दूर करने में सहयोग देना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो ANIC 1 था, यानी कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज 1.0 था, उसमें क्या है, उसमें ये बताया गया है कि आपका यानी कि एक मुक्त नवाचार चुनौती प्रारूप का निर्माण किया था, जहाँ पे सार्वजनिक डोमेन में चुनौती वक्तव्य प्रकाशित किए गए और आवेदन के लिए कॉल किया गया था। ठीक है, अब जो भी इसमें स्टार्टअप विजेता थे उनको 1 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई थी। ठीक है,
अब NIC 2.0 के बारे में जानते हैं। NIC 2.0 के जो पहले चरण में 18 चुनौतियों में जो चुनौतियां हैं हमें जिनका सामना करना, उसमें से 7 क्षेत्रों को लिया गया। देखो NIC 2.0 में 18 चुनौतियों का विवरण किया गया है, वो चुनौतियां अभी हम पढ़ेंगे। उसमें से 7 क्षेत्रों को इसमें क्या करना है, हमें टैकल करना है, यानी कि हमें उनकी जो चुनौतियां हैं उनको दूर करना, उनमें जो प्रॉब्लम है उनको दूर करना है। वो 7 कौन कौन से क्षेत्र है? ई मोबिलिटी, सड़क परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग, स्वच्छता प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपकरण एवं सामग्री, अपशिष्ट प्रबंधन और कृषि शामिल है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो अब एम के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। एम के में क्या है? एम ये अटल इनोवेशन मिशन, इसका उद्देश्य एक तरह से क्या है कि जो नवाचार यानी कि इनोवेशन, उद्यमिता, ठीक है, उद्यमिता की जो यानी कि आपका उद्यमिता की जो संस्कृति है, कल्चर पैदा करना, यानी कि आपका एक जो स्टार्टअप होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ठीक है, उसके कल्चर पैदा करना, उसको बढ़ावा देना होता है। ये भारत सरकार की एक तरह की पहल है एम के थ्रू। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या नहीं, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र है उनमें इनोवेशन को बढ़ावा देना, नए कार्यक्रम और नीतियों को विकसित करना है, जिससे कि विभिन्न हितधारक नए इस मंच पे आए और इन जो ये अवसर है इनको ग्रहण करें और लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाए। ठीक है, इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए गए, पहल कौन कौन सी की गई है भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला। अब इसमें अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला जो चलाई गई, इसके माध्यम से क्या होता है, देश के स्कूल के सभी छात्रों की समस्याओं का समाधान हेतु उनकी मानसिकता का विकास करना है। यानी कि अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला जो है, इसके माध्यम से जो देश के स्कूल है उनकी छात्रों की समस्याओं का समाधान और उनकी मानसिकता, उनकी जो मेंटेलिटी है उनका विकास करना है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर यानी कि अटल इंक्यूबेशन केंद्र, जो विश्व स्तरीय स्टार्टअप को बढ़ावा देना और इंक्यूबेटर मॉडल में एक नया आयाम जोड़ना। ठीक है, इसका एक मकसद है अटल इंक्यूबेशन सेंटर का। देखिए जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, अटल इंक्यूबेशन केंद्र, ये आपके क्या है, ये मतलब वो एक तरह के वो है कि जो स्कीम है, एक तरह के इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ने नए इनोवेशन को लाने का, एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर पैदा करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चला के रखे हैं एम मिशन के अंदर, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन से आपके पहल चला के रखी हुई है, तो उनको मैं गिना रहा हूँ आपको। ठीक है, अटल इंक्यूबेशन केंद्र की बात होगी। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, इसमें क्या होता है कि जो टियर 2 और टियर 3 शहर है और देश के आपके जितने भी क्षेत्र है उसके समुदाय को केंद्रित करके उनमें नवाचार और विचारों को प्रोत्साहन करना है। ठीक है, जो आपके लघु उद्यम में यानी कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, उनमें अटल अनुसंधान यानी कि अटल रिसर्च और इनोवेशन का उनको प्रोत्साहित करना है कि वो अपने नए न्यू जो आपका उनका स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है उनमें एक रिसर्च का, एक अनुसंधान का और एक इनोवेशन का एक कल्चर पैदा, एक संस्कृति पैदा, उनके अंदर एक स्पिरिट आए, जिससे कि वो नई नई टेक्नोलॉजी पे काम कर सके और नई टेक्नोलॉजी को अपने क्या नाम बिजनेस में समाहित कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में हमारा आर्टिकल। अब ये चर्चा में क्यों आया प्रोजेक्ट एलिफेंट? इसलिए चर्चा में आया कि अभी क्या हुआ कि जो ये क्या नाम एक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मानव हाथी जो संघर्ष होता है, कि कई बार ऐसा होता है जो हाथी अपने जो इनका संरक्षण जो जंगल होता है जिसमें रहते हैं, अभ्यारण्य होता है, उससे कई बार बाहर निकल जाते हैं और वो जो खेत होते हैं, किसानों के खेत होते हैं, उसमें घुस जाते हैं, उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए जो किसान जो होते हैं वो गुस्सा होकर इन पे अटैक कर देते हैं, इन पर आक्रमण कर देते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि एलिफेंट की डेथ हो गई, कि किसानों ने जो है हाथी को मार दिया क्योंकि वो उनकी फसल का नुकसान कर रहा था, उनके फल फ्रूट खा रहा था। तो इस जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि मानव हाथी जो संघर्ष है, उसको निपटने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसको एक तरह से चलाया गया है। ये आज नहीं चलाया, मगर इसमें अभी क्या कहा गया है
इसमें ये कहा गया कि जो जितनी भी हाथी रेंज के जितने भी राज्य है उन सभी वन कर्मियों का, उन जितने भी राज्यों में हाथी रेंज है उनमें जितने भी वन कर्मी हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए फील्ड मैनुअल लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये फील्ड मैनुअल में एक तरह के निर्देश दिए गए हैं कि आपको मानव हाथी जो संघर्ष होता है उनसे कैसे निपटा जाए। वे निर्देश है, अगर ये वन कर्मचारी और भी लोग उनको फॉलो करेंगे, उनको उनको क्या नाम मानेंगे, उन जो निर्देश दिए गए, तो इसमें काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। इस मैनुअल को किसने लॉन्च किया है, किसने निर्देशित किया है? इस एक जो आपका ये मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय है, ठीक है, भारत वन्य जीव संस्थान है जिसे वर्ल्ड वाइल्ड इंस्टीट्यूट है, और आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWFI, इन्होंने मिलकर, तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब जो हाथी से जितने भी जो कंसेप्ट है, जो मुख्य बिंदु है, उन्हें हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि भारत में हाथी के वर्तमान में क्या आंकड़ा है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। लगभग जो भारत जो है 27,000 एशियाई हाथियों का घर है। लगभग विश्व में जो हाथी की प्रजाति लगभग सबसे ज़्यादा इधर ही मिलती है। हाथी की जो जनगणना हुई थी 2017 में, उसके अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई गई, उसके बाद असम में, फिर उसके बाद केरल में। हाथियों की कितनी जनसंख्या है कर्नाटक में? 6,049 के लगभग है अप्रोक्सीमेट। अगर आपको 6,000 याद रहेगा, असम में लगभग 5800 याद रहेगा, और आपका केरल में अगर 3,000 के लगभग ये संख्या ध्यान रहती है मोटा मोटा। तो अगर ऐसा कुछ ऑर्डर, ऐसा कुछ क्रम आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे टैकल कर पाओगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जो एशियाई हाथी है इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो एशियाई हाथियों की 3 प्रजातियां हमें देखने को मिलती है। पहली प्रजाति एक भारतीय प्रजाति होती है, दूसरी सुमात्रन प्रजाति होती है, तीसरी श्रीलंकन प्रजाति होती है। अब क्या है कि जो हाथियों का झुंड है जो चलता है, उनका नेतृत्व कौन करता है? उनमें उनकी नेतृत्व उनकी माँ करती है, और जो इनके ऑफ स्प्रिंग्स होती है, यानी कि उनके बच्चे होते हैं, वो पूरा एक हाथियों का झुंड बना लेते हैं उनके माँ, और बच्चे हाथियों का झुंड बना लेते हैं। उनकी जो अगुवाई करती है उनकी माँ करती है। अब थोड़ा सा एक आगे इसके बारे में थोड़े से फैक्ट जानते हैं कि जितने भी आपके मैमल्स होते हैं, या ये कहिए आपके एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में हाथी ही एक ऐसी प्रजाति है, हाथी एक ऐसा प्राणी है, हाथी एक ऐसा एनिमल है जो कि लगभग 22 महीने की इसकी गर्भावस्था की अवधि होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि भाई झुंड का नेतृत्व कौन करता है, और इसकी गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है, और ये कितने साल बाद बच्चे पैदा करते हो, कितनी उम्र में बच्चे पैदा करते हैं? 14 से 45 साल की उम्र में जो मादा हाथी होता है हर 4 साल बाद जन्म दे सकती है। ठीक है, अब इसकी सुरक्षा की स्थिति के बारे में जान ले कि भाई इसकी हाथियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ों का वो किया गया है, प्रस्ताव किया गया। IUCN की जो लाल सूची है उसमें इसे संकटग्रस्त स्थिति में बताया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसे अनुसूची 1 में रखा गया है, और जो साइट्स है उसे परिशिष्ट 1 में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अफ्रीकी हाथी की हम बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए अफ्रीकी हाथी पे तो उसके बारे में क्या हम जान सकते हैं फैक्ट। अफ्रीकी हाथियों की 2 प्रजातियां होती है, एक तो सवाना हाथी, ये उसे झाड़ी हाथी भी बोलते हैं, या दूसरी है वन हाथी। अब इसकी सुरक्षा की जो बात करें, IUCN की से लाल लिस्ट में अफ्रीका का जो सवाना हाथी है उसे शंकाग्रस्त की कैटेगरी में डाला गया है, और जो अफ्रीकन वन हाथी है उसे अति शंकाग्रस्त की कैटेगरी में डाला गया है। साइट के ये परिशिष्ट 2 में है। अब इनके लिए खतरा क्या है? खतरा देखिए इनके लिए कि देखिए इनका शिकार किया जाता है, शिकार में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है, और इसका जो प्राकृतिक आवास है, जो इनकी नेचुरल हैबिटेट है, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। जो इनका प्राकृतिक आवास है, जो जंगल होता है, जंगलों को आप जानते हो कि काटा जा रहा है। ठीक है, और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, मानव हाथी संघर्ष जो हो गया, और हाथियों को कैद रखने की एक प्रथा है कि भाई हाथियों को कैद रखा जाता है अपने किसी काम के लिए, या खेल दिखाने के लिए, या किसी और भी चीज़ के लिए। तो हाथियों को जो रखा जाता है, इनका कैप्टिव फॉर्म में जो रखा जाता है, वो इसकी वजह से भी इन्हें बहुत खतरा है। और हाथियों को पर्यटन के लिए इनका दुरुपयोग किया जाता है, उसमें इनका इनके ऊपर अत्याचार होता है, तो वो भी खतरा एक बड़े पैमाने पे इनका कॉरिडोर का जो विनाश हो रहा है, तो इससे ये इनका खतरा बना हुआ है।
ठीक है, आगे और बढ़ते अब इसके संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। हाथियों के लिए जो शिकारी है उनको मारने वाले जो शिकारी होते हैं उन्हें गिरफ्तार करने की योजनाएं बनाई गई है और हाथी अभयारण्य की घोषणाएं की गई है, उनकी स्थापना की घोषणा की गई है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ये ले सकते हैं कि कर्नाटक में जो मैसूर और दांडेली हाथी रिजर्व बनाए गए हैं। ठीक है, लेंटाना और यूपेटोरियम जो एक घास होती है, ये दो तरह की घास होती है, ये आप तरह की आक्रामक प्रजातियां है। ये आक्रामक प्रजातियां अगर किसी जंगल में होती है जहाँ पे जैसे कि हाथी की प्रजातियां मान लो रह रही है, तो वहाँ पे ये जो दूसरी घास होती है उन्हें पनपने नहीं देती, जिससे कि हाथी अगर घास नहीं खाएंगे तो वो कैसे जिएंगे। तो ये प्रजाति अगर ज़्यादा पनपेगी तो दूसरी घास को पनपने नहीं देगी, तो उनका विनाश होगा। तो हाथियों के लिए खाने के लिए घास वासी जो भी हाथी खाते हैं वो बचेगा नहीं, तो इसलिए इन पे लगाम लगाने के लिए भी उपाय किए गए हैं। और मानव जो हाथी संघर्ष होता है उसको रोकने के लिए बाड़ों का निर्माण किया गया है। ठीक है, गज यात्रा ये एक तरह का जागरूकता अभियान है। ठीक है, पूरे देश में चलाया गया है। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए एक माइक प्रोग्राम चलाया गया है जो कि 2003 में शुरू किया गया था। एक हाथी परियोजना तो है ही। ठीक है, ये क्या नाम 1992 में शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी नीलगिरी हाथी गलियारे का जो है समर्थन किया है। ठीक है, ये कुछ कदम थे जो कि हमने देखे। ठीक है, अब एक स्लोथ बियर के बारे में जानते हैं। हमारा अगला आर्टिकल स्लोथ बियर के बारे में कि अभी क्या हुआ है कि हाल ही में पीपल्स फॉर एनिमल्स ग्रुप, ठीक है, इन्होंने झारखंड में गांव में के 2 स्लोथ बियर को बचाया है जो कि इनकी तस्करी की जा रही थी। पीपल्स फॉर एनिमल ग्रुप ये एक तरह का आपका एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके पशुओं के कल्याण के लिए कार्य करती है, यानी कि इसे आप कह सकते हैं पशु कल्याण संगठन है द पीपल्स फॉर एनिमल्स ग्रुप, क्योंकि ये मेनका गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, इसने क्या किया है कि आपके 2 स्लोथ बियर को झारखंड से बचाया गया था जिनकी तस्करी की जा रही थी। अब स्लोथ बियर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। स्लोथ बियर कहाँ कहाँ मिलता है? ये श्रीलंका में, भारत में, भूटान में, नेपाल में मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। जो निचले तराई क्षेत्र होते हैं उसमें पाया जाता है। स्लोथ बियर अगर इनकी बात करें क्या खाते हैं, कैसे खा के जिंदा रहते हैं, ये दीमक जो टर्माइट्स जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं, चीटी एंड्स को खाते हैं। ठीक है, ये शहद खाने के बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए हनी बियर भी बोला जाता है क्योंकि हनी का मतलब शहद होता है, आप जानते हैं। और ये जो स्लोथ बियर है ये हाइबरनेट पोजीशन में बिल्कुल नहीं रहते, यानी कि शीत निंद्रा, ये खा पी के मान लो जैसे सो जाते हैं ना, सोए हुए उसमें ये बिल्कुल नहीं रहते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इनके निवास स्थान की बात करें कि जो हनी बियर है ये हिंदू भालू भी इन्हें बोला जाता है। ये भारत और श्रीलंका के उष्ण कटिबंधीय है और आपका ट्रॉपिकल या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि सब ट्रॉपिकल। ठीक है, और इसकी बात करें, इसके संरक्षण की बात करें, IUCN की जो रेड लिस्ट होती है यानी कि उसमें ये सुभेद्य यानी कि वनरेबल कैटेगरी में है और साइट की है परिशिष्ट वन में इन्हें जगह दी गई है। भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के अंदर ये अनुसूची वन में है। ठीक है, अब इनके लिए खतरा क्या है कि इनका जो निवास स्थान है वो कम होने लग रहा है, शरीर के अंगों की अवैध तस्करी होती है, तमाशा दिखाने के लिए इन्हें पकड़ा जाता है, इनका आक्रामक बिहेवियर देख के, आक्रामक व्यवहार देख के ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी वजह से इनका शिकार किया जाता है। ठीक है, ये था। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आर्टिकल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, जो भारत के 2 ट्रैक एंड फील्ड टोक्यो ओलंपिक थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि वो इनका एंटी डोपिंग जो टेस्ट था उसका परीक्षण किया गया, ठीक है, उसमें भी विफल रहे। उनमें पाया गया कि इन्होंने ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिए थे, ये 4 साल के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए ये न्यूज में आया है, इसलिए चर्चा में आया है। अब एनाबॉलिक देखिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किस पर प्रतिबंध लगाया, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते क्या है। अगर प्री में आपका क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे आसानी से टेकल कर सको। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होता है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड का जो प्रयोग है वो आमतौर पर बॉडी बिल्डिंग के लिए किया जाता है। इसे पुरुष में जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है उसे जो प्रयोगशाला में निर्मित करके उसके संस्करण
उपकरण के रूप में इसे यूज किया जाता है। कैसे? ये मांसपेशी को बढ़ा देता है कि आप अगर दुर्बल हो, आप अगर कमज़ोर हो, आप अगर वीक हो, तो आप अगर इसे लोगे, इस स्टेरॉयड को लोगे तो आपके ये क्या ना बॉडी के मास को बढ़ा देगा। कहते नहीं कि जो लोग जिम जाते हो प्रोटीन लेते हैं, और कई लोग तो प्रोटीन के नाम पर स्टेरॉइड्स लेते हैं ताकि वो बहुत जल्दी से उसका असर देखने को मिले। स्टेरॉइड तो ले लेते हैं पर वो ये नहीं जानते इसका कितना दुष्परिणाम होगा, इसके मतलब बैड इफेक्ट शरीर पर देखने को क्या मिलेंगे। ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए बॉडी तो बढ़ जाती है, अच्छी भी लगती है देखने में, पर उसका लॉन्ग टाइम में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे इसके दुष्प्रभाव भी पढ़ेंगे। ये अब इसके जैसे कि दुष्प्रभाव आदमियों में क्या देखने को मिलता है, जैसे कि चेहरे पे बाल आ जाते हैं। ठीक है, और बहुत भारी आवाज़ हो जाती है कि ऐसा लगता है बच्चा भी पुरुष जैसा लगने लगता है, बूढ़े आदमी जैसा लगने लगेगा। तो अब इसके निदान के क्या प्रमुख कारण है, क्यों इसे लिया जाता है? देखिए, डॉक्टर जैसे कि किसी को कोई गंभीर बीमारी हो गई या चोट हो गया, कोई रोग हो गया, तो वो वीक हो जाता है, तो वजन बढ़ाने के लिए डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड लीजिए, खाइए, इससे आपका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, बुजुर्गों में क्या होता है, मांसपेशी बहुत वीक होती है, तो उसे इन्हें खाने को कहा जाता है, लेने को कहा जाता है। एनीमिया में बहुत काम करता है, बहुत कारगर है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया खून की कमी को बोलते हैं। तो जब खून की कमी हो जाती है तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने को कई बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें भी काम आता है। अब कोई ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हो जाता है, इस स्थिति में क्या होता है कि हड्डियों में खराबी आ जाती है, उसका इलाज करने के लिए भी इस स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके दुरुपयोग के बारे में हम जान लेते हैं। मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए जो इच्छा है, इसका एक तरह से बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है। यानी कि देखो, आपका ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, आपकी मांसपेशियाँ बढ़ रही है, आप थोड़े से हेल्दी दिखोगे, अच्छे भी दिखोगे, क्योंकि आपकी बॉडी बढ़ जाती है अगर आप वीक हो। मगर इसका आप क्या करोगे, क्योंकि आप वर्कआउट करोगे नहीं, जिम में जाके कोई वैसा हार्ड वर्क करोगे नहीं, बस इससे बॉडी बढ़ाओगे, तो क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम इसे लेता रहना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा, एक तरह से आपका एक्सेसिव यूज कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हो इसका, जितना जो कि इसे करना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक आंकड़ा दिया गया है, इसमें आंकड़े में क्या बताया गया है, जो 74% प्रतिभागी होते हैं, उसमें जो पेशेवर बॉडी बिल्डर होते हैं, उसमें से तो लगभग 18.9 लगभग 19% ये मान के चलो, जिसमें 19% तो छात्र ही होता है। जम्मू कश्मीर में 2018 में एक अध्ययन किया गया था, जिसमें से लगभग 7% एथलीट इसका इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अब इस पर स्वास्थ्य के प्रभाव के मुहासों की समस्या हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, गाइनोमास्टिया, इसे सॉरी मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया, गाइनेकोमास्टिया। इसमें क्या होता है कि पुरुषों के जो स्तन होते हैं उनमें भी थोड़ी वृद्धि देखने को मिलती है, और इसमें नपुंसकता आने का खतरा रहता है। ठीक है, महिलाओं के चेहरे पे बाल आने का भी डर रहता है। तो ये इसके दुष्परिणाम थे। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, जो कि हिंदी में थे, क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है करंट अफेयर्स का डिस्कशन। सारा आपको मटेरियल जो भी मिलता है वो इंग्लिश में ही मिलता है, हर चीज़ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो एक पहल है हमारी तरफ से, नो डाउट कई और ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने हिंदी में किया है, पर वो बहुत कम है, इसलिए हमारी तरफ से एक पहल थी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन पसंद आया हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कल मिलेंगे फिर एक नए हिंदी के सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।